सो हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नेहा नैंसी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम लोग एसपीटी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग इसमें कंप्लीट रिविज़न करेंगे और कंसाइज नोट्स के ज़रिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने हेडिंग पे लिखा हुआ है कि एसपीटी एक्ट 1949 कंप्लीट कंसाइज रिविज़न नोट्स। आप इसको जेपीएससी और जेएसएससी की आगामी परीक्षाओं के लिए कम समय में कंप्लीट रिवीजन आप करना चाहते हैं तो इस क्लास को आप देख सकते हैं। ये क्लास आपके लिए। तो फिर चलिए हम लोग ज़्यादा समय ना गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूँ कि ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली क्लास नहीं है एसपीटी एक्ट की, ये जस्ट एक कंसाइज रिवीजन नोट्स और ये भी इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया गया है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट कंसाइज रिवीजन नोट्स। तो हम लोग चलिए क्लास को आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके अंतर्गत हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। इसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है संथाल विद्रोह। तो संथाल हुल 1855 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलता है यूल रूल, जो कि 1856 में संथाल हुल के बाद लागू पुलिस कानून था। फिर है संथाल परगना बंदोबस्त, ये कब शुरू किया गया था? 1872 में। फिर नेक्स्ट है लागू होने का आधार क्या था एसपीटी एक्ट का? ये था मैकफर्सन का बंदोबस्त रिपोर्ट। तो ये तो था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो। अब हम लोग देखेंगे कि एसपीटी एक्ट जो है, तो एसपीटी एक्ट का ही फुल फॉर्म आप क्या हो गया, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ज़रूर कमेंट करें। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एसपीटी एक्ट जो है उसका जो उद्देश्य क्या था। संथाल परगना की भूमि का संरक्षण करना, फिर ग्राम प्रधान या मूल रैयत की व्यवस्था की रक्षा करना। नेक्स्ट था अवैध हस्तांतरण पर पूर्ण रोक लगाना। तो ये इसका उद्देश्य था एसपीटी एक्ट का। और ये जो एसपीटी एक्ट था उसका लागू क्षेत्र क्या था? तो ये सिर्फ एक प्रमंडल पर लागू था। कौन सा प्रमंडल था? संथाल परगना प्रमंडल। और इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज। इसकी लागू तिथि क्या थी? 1 नवंबर 1949 ईस्वी को। फिर है कि एसपीटी एक्ट के अंतर्गत ग्राम और भूमि के प्रकार कितने थे? तो 3 प्रकार के मेनली जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो हमें देखने के लिए मिलती है भूमि के प्रकार या ग्राम, वो 3 प्रकार के देखने के लिए मिलती है। कौन कौन से? खास ग्राम, प्रधानी ग्राम, बंजर भूमि। तो खास ग्राम हम लोग उसको कहते थे कि जहाँ ना मूल रैयत होता था ना ग्राम प्रधान होता था। फिर प्रधानी ग्राम उसको कहते थे जहाँ ग्राम प्रधान नियुक्त हो। बंजर भूमि जिसे बंदोबस्त किया जा सके। अब एसपीटी एक्ट के अंतर्गत किराएदारों के वर्ग कौन कौन से थे? कितने प्रकार के किराएदार यहाँ पे देखे जा रहे थे? एक निवासी जमाबंदी रैयत, फिर गैर निवासी जमाबंदी रैयत, नए रैयत। इन सब की डेफिनेशन क्या क्या हो गई? निवासी जमाबंदी रैयत हम लोग उसको कहते थे जो गांव में रहने वाला होता था। गैर निवासी जमाबंदी रैयत उसको बोलते थे जो गांव से बाहर रहने वाला होता था। और नए रैयत वे होते थे जो नया बंदोबस्त प्राप्त रैयत होता था। एसपीटी एक्ट के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, प्रमुख परिभाषाएं हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि चैप्टर 2 अध्याय 2 हमें बताता है ग्राम प्रधान और मूल रैयत के बारे में। चैप्टर 3 बताता है रैयत के बारे में। चैप्टर 4 बताता है बंजर भूमि का बंदोबस्त के बारे में। और चैप्टर 7 बताता है न्यायिक प्रक्रिया। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इनके अंतर्गत ये जो परिभाषाएँ हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने इनकी परिभाषाओं को देखा। अब हम लोग महत्वपूर्ण धाराएँ देखते हैं, इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट धाराएं इसकी है। तो सबसे पहले है धारा नंबर 5, धारा 5 जो प्रधान की नियुक्ति के बारे में बताता है। फिर है सेक्शन 9 जो प्रधानी जोत हस्तांतरण वर्जित के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। सेक्शन 10 में प्रधान के विशेषाधिकार नहीं के बारे में बताया जाता है। सेक्शन 13 जोत का उपयोग के बारे में। सेक्शन 14 में बेदखली। सेक्शन 17 पेड़ लगाने काटने का अधिकार। सेक्शन 18 भवन निर्माण का अधिकार। सेक्शन 20 हस्तांतरण पर प्रतिबंध। सेक्शन 22 दान हस्तांतरण और कितना? मैक्सिमम 1 बीघा जमीन पर। ठीक है। सेक्शन 23 है भूमि का विनियम है। सेक्शन 33 5 वर्ष का नियम, 5 वर्ष का नियम के बारे में बतलाता है। और सेक्शन 42 अवैध कब्जे से बेदखली। सेक्शन 50 सीमा चिन्हों का रख रखाव। सेक्शन 53 जल स्रोत निर्माण। सेक्शन 61 सिविल कोर्ट वर्जित। सेक्शन 66 अपील की सीमा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपकी धाराएं हैं जिनके बारे में हमने देखा। अब
एसपीटी एक्ट के अंतर्गत हम लोग देखते हैं भूमिधारी अधिकार और कर्तव्य क्या क्या हुआ करते थे। जैसे ईंट या खपड़ा बनाने का अधिकार होता था इसमें, कौन से सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 15 के अंतर्गत। मछली उत्पादन का अधिकार होता था सेक्शन 16 के अंतर्गत। जोत का विभाजन, और ये केवल डीसी की मंजूरी से ही होता था, ठीक है। और कर्तव्य इसमें क्या थे कि सीमा चिन्हों की रक्षा करना, लगान देना। एसपीटी एक्ट के अंतर्गत नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है बंजर भूमि बंदोबस्त, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो सेक्शन 27 है वो किसके द्वारा? पट्टे द्वारा बंजर भूमि बंदोबस्त की जाती थी। सेक्शन 28 प्रधान द्वारा। सेक्शन 33 5 वर्ष नियम, इसमें 5 साल खेती ना होने पर जो पट्टा था वो रद्द कर दिया जाता था। ये सेक्शन 35 है वर्जित भूमि, जैसे शमशान, कब्रिस्तान, जल स्रोत इत्यादि के बारे में बताया गया। नेक्स्ट है भूमि हस्तांतरण नियम एवं प्रतिबंध। ये किस प्रकार भूमि हस्तांतरण के जो नियम थे और उन पर प्रतिबंध जो थे उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पूर्ण प्रतिबंध, इसमें क्या था कि बिक्री, दान, वसीयत ये सब वर्जित करी गई थी। किसके अंतर्गत? सेक्शन 21 के अंतर्गत, मतलब 20 का 1, ठीक है, धारा 20 का 1। फिर है नेक्स्ट है ST to ST दान। इसमें केवल परगना के भीतर ही जो बहनें हैं, बेटियां हैं, इनको भी डीसी की अनुमति से ही इसमें क्या होता था? ST to ST भूमि का हस्तांतरण या दान ये किया जा रहा था। फिर है भुगतान बंधक। भुगतान बंधक में यहाँ पे एक सामान्य था और एक बैंक या फिर सोसाइटी। जो सामान्य होता था वो अधिकतम 6 वर्ष के लिए और बैंक या सोसाइटी वो अधिकतम 15 वर्ष के लिए। सामान्य और बैंक या सोसाइटी, सामान्य जो था अधिकतम 6 वर्ष के लिए और बैंक और सोसाइटी अधिकतम 15 वर्ष के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है लगान और कर संबंधी नियम। इसमें 2 प्रकार के हम लोग देखते हैं कर संबंधी नियम, नगद लगान, ब्याज दर। इसमें नगद लगान जो था वस्तु के रूप में लगान, और ये धारा 43 में बतलाया गया है। और जो ब्याज दर था वो बकाये पर अधिकतम कितने का? 6.25 का ब्याज दर, ठीक है। और ये सेक्शन 43 के ए में बताया गया है। और इसमें कुछ दंड और न्यायिक प्रावधान भी होते थे, जैसे कि अधिकार क्षेत्र। तो ये अधिकार क्षेत्र का इस सेकंड लाइन पे दिया हुआ है, ये सेक्शन 52 का इस फर्स्ट लाइन पे है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। अधिकार क्षेत्र जो है सभी मामले उपायुक्त डीसी के अधीन हुआ करते थे। और जो सेक्शन 52 है वो रसीद ना देने पर जुर्माना। और सेक्शन 61 में क्या बोला गया है? सिविल कोड वर्जित। नेक्स्ट है अपील की समय सीमा। जो अपील की समय सीमा है वो सेक्शन 66 में बताई गई है। और जो अपील की जो समय सीमा थी वो SDO से DC कमिश्नर तक के लिए तो वो 60 दिन की रखी गई थी, और ट्रिब्यूनल तक के लिए वो 90 डे के लिए रखी गई थी, 90 दिन के लिए। फिर इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख तथ्य भी है, उनको भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि SPT एक्ट के अंतर्गत कुल अध्याय कितने हैं, यानी टोटल चैप्टर्स कितने हैं? टोटल चैप्टर 9 है। कुल धाराएँ सेक्शंस कितने हैं? 72 है। और अनुसूचियाँ कितनी? एक ही है, अनुसूची B। और एक बार फिर से हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं कि जो SPT एक्ट है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ये लागू कब हुआ था? 1 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। और सिर्फ एक प्रमंडल पर लागू हुआ था, संथाल परगना प्रमंडल, और 6 ज़िलों के अंतर्गत लागू हुआ था, जो कि था देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और साहिबगंज। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो SPT एक्ट है वो अच्छी तरीके से शॉर्ट टाइम में और कंप्लीट समझ आ गया होगा। तो फिर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। और इसी तरह अगर आप लोग CNT एक्ट की भी क्लास देखना चाहते हैं तो वो मैंने अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया हुआ है शॉर्ट्स में, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी कम समय में SPT एक्ट को एक कंप्लीट रिवाइज कर लिया है, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। और आप लोगों को अगर ऐसी क्लास और भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।